टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करना है इकोनॉमी में, तो उसके टूल्स होते हैं। तो कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव, कुछ होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कौन से हैं आपके, LAF हो गया आपका, इसमें रेपो रिवर्स रेपो यूज करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, SLR CRR, बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, क्वांटिटी पर फोकस होता है, इसमें आप रेट्स को काफ़ी यूज़ करते हो। ओके, एंड रेट जैसे आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR CRR, बैंक रेट। ओके, इसमें आपका जो मेन चीज़ है कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज होता है, कैश का लेन देन होता है बैंक्स के बीच में एंड RBI के बीच में। ओके, तो जो आपका बैंक्स हैं और RBI है उनके बीच में कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का आपका क्या होता है, लेन देन होता है। या तो जो बैंक्स हैं वो RBI के पास कुछ लेकर जाएंगे, जो भी आपकी लिक्विडिटी एक्स्ट्रा होगी वो उसके पास रख कर आएंगे, और उनके पास जब कम पड़ेगी तो RBI से वो लेकर आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी आपकी एक्सचेंज करते हैं कौन, आपका RBI एंड बैंक, मतलब मनी एक्सचेंज करते हैं कि ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो RBI के पास रख के आ जाओ, कम पैसा है तो RBI से लेकर आ जाओ। इसमें सीधे कहाँ आप फोकस कर रहे हो, क्वांटिटी पर, कि ज़्यादा पैसे हो गए हैं तो बेटा रख जाओ, कम पड़ गए हैं तो आके ले जाओ। क्लियर, फोकस कहाँ पर है, क्वांटिटी पर, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर, जब आप समझोगे एक एक डिटेल से तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपके क्वालिटेटिव। ओके, अब जो क्वांटिटी वाले हैं, सिचुएशन कभी खराब ना हो उनकी, कि जो बैंक्स है उनके पास कभी ये नौबत ही ना आए कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है या बहुत कम हो गई है, बहुत रिस्क में आ गए हैं। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, ओके, जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो आपसे बोलते हैं कि बेटा अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो हमारे पास रख दो, हम सेफ रखेंगे, कम पैसे हों तो हमसे ले जाओ। बट सिचुएशन क्या होती है कि कम नहीं ज़्यादा पढ़ना, मतलब कम नहीं पढ़ने चाहिए, ऐसा ना हो बहुत कम हो जाए, आप मतलब बहुत डिफॉल्टी हो जाओ। क्लियर, एकदम रिस्क में आ जाओ। तो इस सिचुएशन को, इस नौबत को हटाने के लिए, सिचुएशन ठीक रखने के लिए आपके होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, कि जहाँ पे जो बैंक्स है वो अच्छे से काम करें, बैंकरप्ट ना हो, उल्टी पुल्टी हरकतें ना करें। क्लियर, तो ये है आपका मेनली रेगुलेशन एस्पेक्ट है आपका मनी, इसका मॉनेटरी पॉलिसी का। तो क्रेडिट राशनिंग है, मोरल सुएशन है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन बाय RBI ऑन बैंक्स, तो कोई ये एक्शन ले रहे हैं, ये भी एक्शन ले रहे हैं, यहाँ भी कुछ ज्ञानबाजी तो ना कर रहे हैं, मोरल सुएशन, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट से आपका, एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट से। ये तो इसमें आप समझोगे एक डिटेल में कि ये क्या होता है। फर्स्ट है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसका नाम में ही सब क्लियर है कि लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है। क्लियर, ये क्वेश्चन बनता है इस पे। तो इसमें क्या होता है कि RBI क्या करता है, लिक्विडिटी मैनेज करता है मार्केट में, बैंक्स में, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ओके, याद रखना ये पॉइंट। इसमें आपने पढ़ा होगा बहुत बार रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट्स। तो LAF में हम इन दोनों का यूज करते हैं, रेपो का एंड रिवर्स रेपो का, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। ओके, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद आपकी ये आई थी। तो जब मार्केट में पैसा कम होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है सीधे सीधे कैश, है ना, कैश एंड जैसे आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, बस सिंपली आप समझो कैश। क्लियर, तो मार्केट में अगर पैसा कम होता है, मतलब बैंक्स के पास पैसा कम होता है, उधार देने को पैसा कम होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि RBI से कैश लेके आते हैं और रेपो रेट पर ब्याज लगता है इनको। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाता है, ऐसा भी होता है क्या मैम, ज़्यादा पैसा आ गया मार्केट में, हाँ हो जाता है कि मार्केट में ज़्यादा कैश हो गया है, तो RBI को लगता है कि ज़्यादा हो गया है तो आप लोग एक काम करो हमारे पास रख जाओ। तो जो बैंक्स हैं वो एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट कर देते हैं RBI के पास, उनको ब्याज कहाँ मिलता है, रिवर्स रेपो रेट पे। रिवर्स रेपो रेट यूजुअली ऐसा कोई मतलब नॉर्म नहीं है, बट ज़्यादा होती है रेपो रेट से, बट कोई मतलब कहीं लिखा नहीं होनी चाहिए, अभी तक जो चला है इंडिया में कि ज़्यादा होती है। ओके, रेपो रेट क्या होती है कि जिस रेट पे RBI उधार देता है कॉमर्शियल बैंक्स को, शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं, मैक्सिमम होता है आपका 90 डेज का पीरियड। ओके, और इसमें लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती हैं। हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है, रेपो रेट पे पूरा क्वेश्चन बनता है आपका। ओके, और अगर बैंक्स को ज़्यादा महंगे लोन मिलेंगे रेपो रेट पे, तो वो क्या करेंगे, आगे जनता को महंगे लोन पास करेंगे। तो रेपो रेट अफेक्ट्स इंटरेस्ट रेट्स चार्ज्ड बाय बैंक्स।
फिर आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट पे बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रख के आते हैं और उनको उस पैसे पर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर? ये आपका, तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है और मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा हो गया हो तो उसको कम कर देता है। अब है आपका लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। रेपो एंड रिवर्स रेपो क्या थे आपके? शॉर्ट टर्म के लिए थे, 90 डेज के लिए थे। तो इसमें क्या था कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको देना हो उनको पैसा, कि मार्केट में एकदम सूखा पड़ गया है, थोड़ा 2-3 साल के लिए क्या करो, इनको कुछ पैसा दे दो, तो उसके लिए फिर आया आपका LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसमें क्या होता रेपो जैसा ही है, बट इसमें क्या होता है, लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड होता है कि 1 से 3 साल तक के लिए पैसा मिलता है। कि मतलब जो बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, आरबीआई से पैसा ले लेंगे आपका रेपो रेट पर, बट 1 से लेके 3 साल तक के लिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वहां पर क्या करेंगे, आपका गिरवी रख कर आएंगे। क्लियर हो गया आपका? तो LTRO होता है आपका ई कुबेर के जरिए। ई कुबेर पे भी क्वेश्चन बनता है आपका। देखो, एक होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब आप बच्चों को पता नहीं है, बट अपने पेरेंट्स को पूछना कि आपके पेरेंट्स के ज़माने में क्या होता था कि जो बैंक्स होते थे, जैसे सपोज आपका MP का बैंक है ना, मध्य प्रदेश का, तो आपको बड़ा दिक्कत होगा अगर आप महाराष्ट्र में जाके पैसा जमा करोगे या निकालोगे, क्योंकि बहुत ही लोकलाइज्ड बैंकिंग थी, ऑनलाइन नहीं था चीज़ें, इंटरनेट नहीं थी, तो भाई MP से ही पैसा निकाल के लेके जाओ अपना। अब क्या हो गई है, कोर बैंकिंग हो गई है। ओके, तो ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है आपकी। तो अब आपका अकाउंट भले आपने महाराष्ट्र में किसी गांव में खुलवाया हो, बट आप डिपॉजिट कहाँ कर सकते हो, आप कलकत्ता में डिपॉजिट कर सकते हो, आप दिल्ली में अपना पैसा बाहर निकाल सकते हो। तो ये जो पूरा ऑल इंडिया बैंकिंग हो गई है ना आपकी, कहीं से भी आप अपना लॉगिन करो, पैसा देखो, किसी भी जाके बैंक ब्रांच में जमा करो, बाहर निकालो, इसको बोलते हैं हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब आपका तो अकाउंट बैंक में होता है, बट जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स का अकाउंट आरबीआई के पास होता है। तो ऐसा मानो कि आरबीआई उनका बैंक है। तो जब बैंक्स को ये फैसिलिटी मिलती है कि वो ऑल इंडिया में कहीं से भी अपना जो उनका अकाउंट है आरबीआई के पास, उसमें लॉगिन कर सकते हैं, ओके, चीज़ें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं कोर बैंक सॉल्यूशन। और इसका नाम क्या है, ई कुबेर। क्लियर? तो ई कुबेर क्या है आपका, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है आरबीआई का, जिसमें आपका बैंक लोग क्या करते हैं, बैंक लोग बैंकिंग करते हैं, उनके ट्रांजैक्शंस करते हैं। ओके, तो ये है बैंकिंग चैप्टर में, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। फिर तो जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, ओके, जो भी लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेंटेन करते हैं, तो इनका क्या होता है, करंट अकाउंट आरबीआई के पास होता है और वो उसको ई कुबेर से एक्सेस करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अभी तक आपने पढ़ा, फर्स्ट था आपका LAF। LAF में क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी हम मैनेज कर रहे हैं, ओके, रेपो एंड रिवर्स रेपो पर, ओके, और कॉमर्शियल बैंक्स हैं आपके। तो इसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी मैनेज कर रहे हैं आप मार्केट में। बट इसके बाद क्या होता है कि ये आरबीआई और हर बैंक के बीच अपना पर्सनल होता है, कि बैंक है उसको लगा कि पैसा कम पड़ रहा है तो वो आरबीआई के पास गया और उससे लेकर आ गया, उसको लगा ज़्यादा हो गया है तो आरबीआई के पास गया और पैसा लेकर मतलब जमा करके आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका इंडिविजुअल हो गया कि ये आरबीआई है और हर एक बैंक है, इनके बीच इंडिविजुअल चल रहा है। एक होता है कि आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी मैनेज करना है, तो वो टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन चालू करता रहता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन पे क्वेश्चन बनता है आपका, ये क्या होता है, साइमल्टेनियस सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स बाय आरबीआई। देखो, नॉर्मली क्या है कि बैंक खड़ा है आपका, क्लियर, तो आप बैंक में गए, अपनी बैंकिंग करके आ गए। बट कई बार देखा है ना आपने कि बैंक लोग सेल लगाते हैं या बैंक लोग स्टॉल लगाते हैं पूरा अपना, कि भाई लोन मेला है ना, देखा है ना आपने कि भाई एकदम पूरा कंसेशंस मिल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, रेट्स अच्छे मिल रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। तो इस टाइप से आरबीआई भी क्या करता है, अपना एक दुकान लगाता है ओपन मार्केट में। मतलब ओपन मार्केट का मतलब होता है कोई भी आके यहाँ पे बाय सेल कर सकता है, ओके, जिसको बेचना है आके बेच जाओ, खरीदना है आके खरीद के ले जाओ। तो आरबीआई आपकी दुकान लगाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की,
एंड ट्रेजरी बिल्स की। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज होती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, मनी सप्लाई को रेगुलेट करना इकोनॉमी में। क्लियर? तो कॉमर्शियल बैंक्स के जरिए होता है ये, पर जनता डायरेक्ट डील नहीं करती है इसमें आपके कौन करते हैं डील, इंस्टीट्यूशंस डील करते हैं आपके। तो दो टाइप के होते हैं आपके ऑपरेशन। जो आपका LAF था वो था आपका शॉर्ट टर्म के लिए, ये क्या होता है आपका, ये OMO आपका शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। तो इसमें फर्स्ट तो हो गया आपका रीपर्चेस एग्रीमेंट, ये डिट्टो सेम है आपका LAF जैसा कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, 90 डेज तक होता है, रेपो पर लेके जाओ, रिवर्स रेपो पर जमा कर जाओ। क्लियर? बस इसमें आपको नाम आपको फोकस करना है रीपर्चेस, कि जो चीज़ आपको RBI ने बेची है उसको वो उसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद दोबारा खरीद लेगी। क्लियर? जैसे आपका अगर 7 डेज का रेपो है आपका, है ना, तो 7 डेज खत्म होने के बाद वापस आप वो चीज़ें RBI को देकर आओ। ओके, मतलब अपना कैश देकर आओ वापस और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेकर आओ। 7 दिन बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी, 14 डेज बाद वो खत्म हो जाएगा। तो RBI क्या करेगा, उनको अगर बेचा है तो वापस खरीद लेगा, और अगर दिया है तो मतलब अगर RBI ने लिया है सिक्योरिटीज को तो वापस कर देगा। इसमें रीपर्चेज का क्लॉज होता है कि जिसने खरीदा है वो 7 दिन बाद उसको वापस कर देगा। सिंपल डिट्टो सेम एज LAF। एक होता है आपका आउटराइट OMO। आउटराइट मतलब होता है कि भाई बेच दिया तो बेच दिया, खरीद लिया तो खरीद लिया। तो इसमें क्या होता है कि ये परमानेंट होता है नेचर में। जो सेंट्रल बैंक होता है, अगर उसने बाय किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो उनको बाद में सेल करने का प्रॉमिस नहीं है। क्लियर? और अगर उसने सेल किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो उनको वापस बाय करने का प्रॉमिस नहीं है। तो अगर आपने मार्केट में पैसा डाला है तो वो परमानेंट हो गया, मार्केट से पैसा निकाला है तो वो भी क्या हो गया आपका, परमानेंट हो गया। अब समझ में आ गया आपको LAF एंड ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर? देखो आपका क्या था, LAF में क्या था आपका, शॉर्ट टर्म था पूरा आपका। LAF में आपका शॉर्ट टर्म था, तो इसमें क्या होता है कि 7 डेज 14 डेज के लिए होता है कि उधारी की चीज़ें होती हैं, लेके जाओ वापस चुका देना। क्लियर? यहाँ पर है आपका OMO में आपके 2 तरीके के हो गए, रीपर्चेस एग्रीमेंट तो वैसे ही हो गया कि उधार पे लेके जाओ वापस कर जाना। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, टाइम पीरियड होता है कि 7 दिन के लिए लेकर जाओ फिर वापस कर देना, 14 डेज लेकर जाओ फिर वापस कर देना, ये वाला होता है। आउटराइट OMO में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरा पक्की खरीदी होती है कि लेकर गए तो लेकर जाओ, परमानेंट है, और बेच कर गए हो तो बेच कर ही जाओ, दोबारा खरीदने मत आना। क्लियर? ये डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ पूछा नहीं है कि आउटराइट OMO क्या होता है या ये क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बनता है कि OMO क्या होता है। तो OMO होता है आपका कि साइमल्टेनियस सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बिल्स बाय RBI। इसी पे क्वेश्चन बनाए अभी तक, इसके डीप में ये लोग नहीं गए हैं। फिर आपको बहुत सिंपल टॉपिक है कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR। तो CRR क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, उनका NDTL का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। डिमांड लायबिलिटी मतलब करंट अकाउंट्स वाले डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। ओके, डिमांड डिपॉजिट जिनको हम बोलते हैं। T मतलब होता है टाइम डिपॉजिट, जैसे आपके होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, तो डिमांड मतलब करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स, जिनमें से आप कभी भी पैसा डिमांड कर देते हो, कभी भी आप डिपॉजिट कर देते हो। T मतलब टाइम डिपॉजिट, जो आपके फिक्स टाइम के होते हैं, 6 साल का डिपॉजिट, 16 साल का डिपॉजिट। तो इनका एक कुछ परसेंटेज इनको RBI के पास रखना होता है कि सपोज अगर आपका CRR 4% है और बैंक्स के पास 100 करोड़ NDTL आया, कितने डिपॉजिट्स आए जनता के मेरे पास, है ना, इतना जमा किया लोगों ने पैसा, तो बैंक को 4 करोड़ रुपए जाके RBI के पास रखने पड़ेंगे। ओके, तो टोटल डिपॉजिट्स का आपको कुछ परसेंटेज RBI के पास रखना होता है। कमर्शियल बैंक्स को कैश फॉर्म में रखना होता है, कोई ब्याज नहीं मिलता इस पे, और RBI ये रेट फिक्स करता है आपकी। तो फिर रखवाते क्यों है कि सिक्योरिटी है कि जो बैंक है ऐसा ना हो कि जो डिपॉजिट का पूरा पैसा आए वो लोन में बांट दे, है ना, तो कुछ पोर्शन तो रखना ही पड़ेगा साइड में। तो ये तो बहुत कम है, हाँ, पर ये कैश फॉर्म में है, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसलिए आगे होता है आपका SLR। तो इसमें क्या होता है कि टोटल डिपॉजिट्स का कुछ रेशियो बैंक्स को खुद के पास रखना होता है।
ये आपका अराउंड 18% चलता है अभी, 23 और 25 तक भी पहुंच जाता है। जो 100 करोड़ था उसका 18 करोड़ है ना, 18% आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड या कैश फॉर्म में खुद के पास रखना पड़ेगा, अपने ही घर के लॉकर में रखो। तो इसकी रेट भी आरबीआई फिक्स करता है। नॉर्मली बैंक्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लेते हैं कि 18 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख ली। बैंक रेट है फिर आपका कि इस रेट पर आपके कॉमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स मिलते हैं आरबीआई से। शॉर्ट टर्म लोन के लिए तो आपके क्या हो गया, रेपो एंड रिवर्स रेपो हो गया। रेपो रेट पे शॉर्ट टर्म मिलता है आपका, 90 डेज तक का चाहिए तो रेपो रेट पे लोन ले लो, 3 साल तक को चाहिए तो एलटीआर और लॉन्ग टर्म रेपो रेट पर ले लो। बट अगर आपको 5-6 साल को लोन चाहिए तो फिर बैंक्स को लोन मिलता है आरबीआई से बैंक रेट पर। ओके, ये है आपका। तो अगर बैंक रेट महंगी होती है तो बैंक्स को लोन महंगे मिलता है, तो पूरा पब्लिक को महंगा पास करते हैं, और अगर सस्ती होती है तो पब्लिक तक सस्ता पहुंच जाता है आपका। क्लियर। तो बैंक रेट भी क्या होता है आपका, मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज करने का टूल रहता है। बैंक रेट में अगर फॉल होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि बैंक रेट कम होगी तो मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है लोन पे वो भी कम हो जाएगी। तो लोन अगर सस्ते हो गए तो जनता क्या करेगी, ज़्यादा पैसा लेगी और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन भी बन जाता है आपका। मार्जिन का मतलब होता है थोड़ी सी नीड। जैसे आप कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, बिल आया 500 का, आपके पास सिर्फ 450 है, तो आप दोस्त बोलते हैं दोस्त को अपना, भाई 10 रुपये कम पड़ गए, 50 रुपये कम पड़ गए, दे देना यार, है ना। तो ये क्या होता है, मार्जिन से कम रह गया। जैसे आप लोगों का होता है कि मैक्सिमम टाइम प्री या मेंस एग्जाम मार्जिन से छूट जाता है ना, कि बस 2 नंबर से छूट गया, 1 नंबर से रह गया, तो इसको बोलते हैं मार्जिन। जैसे ये होती है ना, ये मार्जिन है, पेज की मार्जिन, थोड़ा मार्जिन छोड़ देना, तो दिस इज मार्जिन। तो मार्जिनल नीड मतलब स्मॉल नीड होती है, तो बैंक्स को थोड़ी बहुत कभी कभी नीड पड़ जाती है, तो वो इस नीड को आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। तो बैंक्स कैन बोरो मार्जिनल फंड फ्रॉम आरबीआई। तो ये मार्जिन डिसाइड कितना किया आपने, कि अप टू 2.5% ऑफ एनडीटीएल, कि उस बैंक के पास अगर 100 करोड़ जमा है पब्लिक का, तो उसको अगर 2.5 करोड़ की नीड पड़ रही है तो वो क्या आएगा, आपका मार्जिन नीड है, आरबीआई से उतना मांग सकता है। ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को अवेलेबल है। ये सब बैंकिंग चैप्टर में आएगा। ये कौन से बैंक होते हैं, शेड्यूल सेकेंड में होते हैं आरबीआई एक्ट के, और इसको ये इसके लिए एसएलआर सिक्योरिटीज को गिरवी रख सकते हैं। उनके पास जो 18% एसएलआर सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी होती है, तो उसमें से निकाल के ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखो, हमको 2.5 करोड़ दे दो, वो लेके आ सकते हैं आपका आरबीआई से। एनडीटीएल होता है आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो ये था आपका पूरा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फिर है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें फर्स्ट है आपका क्रेडिट राशनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं उन पे आप लिमिट लगा देते हो कि वो कंज्यूमर्स को कितना लोन देंगे। इसमें आप क्या कर रहे हो, बैंक टू कंज्यूमर्स। तो आरबीआई क्या करता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन एंड कितना एडवांस देंगे बैंक्स पब्लिक को, उस पर सीलिंग लगा सकता है कि इस साल आप सिर्फ 100 करोड़ ही लोन में बांटोगे, है ना, या फिर जितना भी आपका एनडीटीएल है उसका सिर्फ 50% ही आप लोन में बांटोगे। तो ये नॉर्मली अभी होता नहीं है क्योंकि ये सिचुएशन बनती नहीं है, बट टाइम टू टाइम आरबीआई क्या करता है, कर देता है कि क्रेडिट राशनिंग, कि ज़्यादा लोन मत देना, ओके, या ज़्यादा लोन बांट दो। तो लिमिट लगा देता है आपका कि पब्लिक को कोई भी बैंक कितना लोन बांटेगा, कितना लोन देगा, ये है आपका। तो ये कब करते हैं, इन द सिचुएशन ऑफ वीक फाइनेंशियल सिचुएशन, जब इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है तब ये होता है कि इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही है, फोकट के लोन मत बांटना, ओके, प्रॉब्लम और क्रिएट मत करना। शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है, सपोज कंट्री का वॉर हो चल रहा है किसी कंट्री से, तो आरबीआई क्या करते, क्रेडिट राशनिंग कर देगा, जनता को फालतू लोन मत देना, अभी फंड्स की नीड पूरी की पूरी हमारी कंट्री को है। तो ये तो क्या हो गया आपका बैंक से कंज्यूमर लिमिट पुट करना। तो क्रेडिट सीलिंग, कि आरबीआई किसी बैंक को कितना लोन देगा बैंक्स को, उस पर भी कई बार लिमिट लगा देता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट सीलिंग। कि आरबीआई लिमिट्स दी सप्लाई ऑफ लोन्स टू बैंक्स, कि बैंक्स को आरबीआई से कितना लोन मिलेगा उस पर ये लिमिट लगा देता है।
तो आरबीआई क्या करता है कि प्रायर इन्फॉर्मेशन इशू कर देता है लोन और बैंक्स को कि उनको सर्टेन लिमिट तक ही लोन मिलेगा, उसके ऊपर डिमांड मत करना। क्लियर? तो अगर उन बैंक्स को पता है कि उनको पैसा कम मिलने वाला है ऊपर से, तो वो भी जनता को थोड़ा कम कम पास करते हैं और लिमिटेड सेक्टर्स को ही पास करते हैं। फिर है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे आपका 1 करोड़ का घर है और आप उस पर लोन लेने जाते हो, तो बैंक थोड़ा ना आपको पूरा 1 करोड़ का लोन देता है। बैंक क्या करता है, आपको कुछ काट के देता है कि इस पे 20% कटेगा, आपको 80 लाख का ही लोन मिलेगा या 70 लाख का ही लोन मिलेगा। तो जितने आपकी एसेट की वैल्यू होती है उतने का आपको लोन नहीं मिलता है, कुछ कम मिलता है। जितना जो कटता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। कि जब भी बैंक किसी कस्टमर को लोन देता है किसी कोलेटरल के अगेंस्ट, तो डिफरेंस होता है वैल्यू की, कितनी सिक्योरिटी की वैल्यू है और उसके अगेंस्ट लोन कितना मिलेगा, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं ना। मार्जिन कितना कटेगा, तो वो है आपका कि भाई 1 करोड़ का घर रखा है, 80 लाख मिलेंगे, तो 20 लाख क्या हो गया, इसका मार्जिन हो गया। तो अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, तो आरबीआई क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। 1 करोड़ के घर पे 60 लाख का ही लोन देना, 40% मार्जिन काटना हर जगह है, ठीक है। 1 लाख की चीज पे 60,000 का ही लोन देना। अगर डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, मंदी आई है, तो क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा कि भाई 20% ही काटो, 1 करोड़ की चीज पे 80 लाख का लोन दे दो। तो ऐसे मार्जिन रिक्वायरमेंट ये नीचे करता रहता है आरबीआई आपका। फिर है मोरल सुएशन, कि कोई भी बैंक वाले अगर कुछ भी गड़बड़ी कर रहे हैं तो आरबीआई प्यार से बोलता है पहले कि देखो भाई गड़बड़ी कर रहे हो, ठीक कर लो। क्लियर? तो मेथड अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक टू परसुएड और कन्विंस द कॉमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज डिक्रीज लैंडिंग इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि अगर रिसेशन आया है तो बोल देगा कि लैंडिंग इंक्रीज कर दो, है ना, हमको मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है इकोनॉमी में। अगर इन्फ्लेशन आ गया है तो वो क्या बोलेगा कि लैंडिंग कम करो, हमको मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है इकोनॉमी से। तो यहाँ पे सिर्फ प्यार से बोल देता है। ओके, परसुएशन मतलब होता है कि भाई कोई इसमें एक्शन नहीं होती है, कोई पेनाल्टी नहीं लगती है, सिंपली मैसेज पास कर देता है। आरबीआई गवर्नर कुछ कॉन्फ्रेंस करके या ऐसे ही मैसेज करके उनको बोल देता है दैट बैंक शुड रिड्यूस लैंडिंग। क्लियर? कोई ऑर्डर नहीं है, बस हमने बोल दिया है, आपको मानना है तो मानो। तो बैंक्स क्या करते हैं, 99% मानते हैं। ओके, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो आरबीआई से पंगा लें। तो बट इसमें क्या है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्शन नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई पेनाल्टी एक्शन भी नहीं कि नहीं मानोगे तो एक्शन होगी। जस्ट एक साइकोलॉजिकल एंड इनफॉर्मल मीन्स है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपली प्यार से बोल देता है कि भाई ऐसा कर लो, इकोनॉमी ठीक कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और बैंक्स आपके मान भी जाते हैं। फिर आपका डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपकी एक स्कीम आई थी 1972 के आसपास आपकी। तो इसमें क्या होता है कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को लोन देना होता है। तो जो बैंक जितना भी उनका लोन जा रहा है, तो उसका 1% क्या करेंगे, वो लोग गरीबों को बांटेंगे टोटल लैंडिंग का, और कम रेट पे, कम मतलब कितना, 4% पे बांटेंगे। कि सपोज एक बैंक है, वो एक साल में 100 करोड़ के लोन बांटता है, तो वो क्या करेगा, 1 करोड़ के लोन गरीबों को बांटेगा और कम रेट पे, मतलब 4% की रेट पे बांटेगा। जैसे आपको जो किसान क्रेडिट कार्ड के लोन मिलते हैं ना, वो आपको 4% पे मिलते हैं। तो ये होता है आपका डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डायरेक्ट एक्शन होता है कि अगर ज्यादा बैंक लोग मतलब घल्लेबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं ढंग से, तो आरबीआई आता है और डंडा घुमाता है, सीधे उनके ऊपर एक्शन लेता है। क्लियर? एक्शन क्या होती है, पेनाल्टी लगा देना, ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना, उनको पैसा नहीं देना, क्रेडिट देने से मना कर देना। क्लियर? तो यही होता है, कुछ भी एक्शन हो सकती है, पेनाल्टी लग सकती है और क्रेडिट देने से मना कर सकता है, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। जब वो लोग बात नहीं मानते हैं या फिर मतलब कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, तब ये सब होता है कि एनपीए बहुत ज्यादा कर लिया, या फिर जो लोन्स हैं उनका रेशियो प्रॉपर मैनेज नहीं किया, डिपॉजिट्स प्रॉपर मैनेज नहीं किए, तब ये होता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ओके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बनता है इस पे। इसका नाम समझ लो आप। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, तुरंत। करेक्टिव मतलब करेक्शन करना, उसके लिए कोई एक्शन लेना। तो आरबीआई ने क्या किया है कि कुछ पॉइंट फिक्स करके रखे हैं कि ये अगर पॉइंट्स आपने ब्रीच किए तो एक्शन हो जाएगी। क्योंकि वो पॉइंट्स कौन से हैं आपके, कि
एनपीए 8% के ऊपर जाना चाहिए, CRAR है ना, ये 4% के नीचे नहीं गिरना चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट्स भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये आपके क्या है कि इतना डीप में पूछा नहीं कभी आपका यूपीएससी ने अभी तक, बट आप ये 3 याद रखो कि ट्रिगर पॉइंट्स कौन से होते हैं आपके, एनपीए, CRAR एंड ROA। आपका पूरा बैंकिंग सेक्टर में आपका अच्छे से आएगा कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बट ये आपके 3 चीज़ें होती हैं कि ये 3 चीज़ों की हालत ख़राब नहीं होनी चाहिए, वरना आरबीआई क्या करेगा, इनके ऊपर एक्शन लेगा। एक्शन कौन सी होती है आपका, लोन कंट्रोल, कि इनको लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे या महंगा देंगे, क्रेडिट कंट्रोल की लिक्विडिटी कितनी है इनके पास, कितना ही आगे लोन पास कर सकते हैं, हर चीज़ पे एक्शन ली जाएगी। तो ये क्यों करते हैं, ताकि जो बैंक्स हैं उनकी हालत ख़राब ना हो। जैसे आपने देखा था कि पंजाब नेशनल बैंक, उसमें इतना बड़ा घोटाला हो गया, देना बैंक, इसके एनपीएस आपके 22% तक पहुंच गए। तो 2015-16 में बैंक्स का एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। अगर बैंक्स के एनपीए को कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारी पूरी इकोनॉमी को डुबो सकते हैं। ओके, बैंक्स आर स्ट्रक्चर ऑफ आवर इकोनॉमी, दे आर स्केलेटन ऑफ आवर इकोनॉमी, है ना। तो ये स्केलेटन बिगड़ना नहीं चाहिए, तो इसको पहले से ही हमें एक्शन लेनी पड़ती है। टू एंश्योर दैट बैंक्स डोंट गो बस्ट, आरबीआई ने क्या किया है, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स करके रखे हैं, इनको वो देखता रहता है कि जैसे ही अगर आपने ये पॉइंट टच किया आपके ऊपर एक्शन हो जाएगी। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कि आप किसी बैंक के पास कितनी कैपिटल है। ओके, कि सपोज उसके पास कितना है आपका 100 करोड़ है कैपिटल, तो रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, एसेट मतलब होता है बैंक के लोन्स। बैंक जो भी पब्लिक को लोन देता है वो पब्लिक के लिए लायबिलिटी होता है, बट बैंक के लिए वो एसेट होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी लोन होता है, लोन क्या है, जिसने लोन लिया है उसके लिए लायबिलिटी है, बट जिसने भी लोन दिया है देने वाले के लिए वो एसेट है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कि कितनी बैंक के पास कैपिटल है और कितने उसने लोन्स बांट के रखे हैं, तो ये रेशियो आपका होता है। तो ये रेशो मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए, एनपीए ख़राब नहीं होनी चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट्स भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स आप चेक करते हो कि ये 3 पॉइंट्स आपके अच्छे होने चाहिए सिचुएशन, वरना आपके ऊपर क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन हो जाएगी, आरबीआई को ऑब्जेक्शन हो जाएगी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अर्ली स्टेज में, मतलब अप्रोप्रिएट टाइम पे कोई बैंक गड़बड़ी कर रहा है तो उसको पकड़ लो, फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा रखो, एनपीएस को कंट्रोल करके रखो। क्लियर। रेगुलेटर्स हैं वो हेल्प करें बैंकिंग सिस्टम की, अलर्ट रहें हमेशा। ओके, इन्वेस्टर्स डिपॉजिटर्स हैं उनको दिक्कत ना हो। क्लियर। ये आपका तो प्रॉब्लम आने से पहले ही क्या कर दो, उसको दूर कर दो, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आपका कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, तो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर क्रेडिट मतलब जनता को जो लोन मिलते हैं, जो उनकी ईएमआई वगैरह होती है, उसको रेगुलेट करते हैं। तो आरबीआई क्या करता है इसमें कि मिनिमम मैक्सिमम लेवल्स डाउन पेमेंट के सेट कर सकता है, पीरियड सेट कर सकता है जनरल लेवल पर कि ऐसा करो। जैसे आपका कोविड के बाद क्या हुआ था कि मॉरेटोरियम पीरियड इंक्रीज कर देता है कि 4 या 5 महीने तक किसी को कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी पड़ेगी, चिल मारो। तो मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है आपका कि इस पीरियड के टाइम पे आपको कोई भी लोन रिपेमेंट नहीं करना पड़ता है। जैसे आपने सपोज 1 लाख का लोन लिया तो 3 महीने आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। तो आरबीआई के पास क्या होता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आपका कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। तो अब आ गए आपके अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक है आपका, देखो ये मतलब अनकन्वेंशनल है, मतलब ये रोज़मर्रा में यूज़ नहीं करते हैं, अगर सिचुएशन बहुत बिगड़ जाए तब जाके इनको यूज़ करते हैं। जैसे आपका ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, इसको और भी क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग। ज़ीरो इंटरेस्ट रेट मतलब एकदम पैसा बांट देना, जो आपका मार्केट है उनको बहुत ही कम रेट पर लोन देना। जैसे आपका 0.25%। तो जैसे आपका 2008 में क्राइसिस के बाद यूएसए ने किया था कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही कम रेट्स में बैंक्स को लोन प्रोवाइड किया था। क्लियर। ताकि इकोनॉमी में आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो और इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो। फिर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं, बैंक से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोन है पब्लिक को बांटे। ओके। और आपको पता है कि बैंक्स के पास अगर सरप्लस पैसा है तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर सकते हैं, उस पर इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में क्या होता है
कि सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, वो चाहता है कि बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा पब्लिक को लोन के फॉर्म में बांटे, मेरे पास लेकर नहीं आए। मेरे पास अगर लेकर आएंगे तो मैं क्या करूंगा, उनको पेनाल्टी लगाऊंगा, उनको उल्टा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मेरे पास पैसा रखने के लिए। क्लियर? तो इन NIRP banks would be required to pay interest to central bank if they park their surplus reserve near सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हर कंट्री में एक होता है, जैसे हमारा बैंक क्या है आपका आरबीआई। तो बैंक्स तो क्या बोलते हैं कि भाई आप पब्लिक को लोन बांटो, ओके, और चीपर रेट्स पे आप बांटो, सेंट्रल बैंक के पास पैसा लेके अपना मत आओ। तो वो कंट्रीज़ जहाँ बहुत सारी कैपिटल है और उनकी इकोनॉमी थोड़ा सा रुक गई है, वो लोग ये पॉलिसी यूज़ करते हैं। जैसे आपका जापान बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ये लोग ये पॉलिसी यूज़ करते हैं। तो जीरो इंटरेस्ट रेट में क्या हो रहा है कि जो आपका सेंट्रल बैंक है वो बहुत ही कम रेट्स पे आपके बैंक्स को लोन दे रहा है। जीरो मतलब नियर जीरो, कि 0.25%, कि जीरो तो मतलब एकदम फ्री में हो जाएगा, तो वो नहीं होता है, बट एकदम जीरो के आसपास ही रहता है। ओके, इसमें क्या आपका एम क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जो अगर बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के पास पैसा लेके गए तो वो उनको उल्टा क्या करेगा, पेनाल्टी चार्ज कर देगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज कर देगा। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। कि आप अगर बैंक के पास पैसा लेकर जाओगे तो बैंक क्या करता है, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है कि आपने जमा किया है, आप बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। बट अगर बैंक आप पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लगा दे कि उल्टे आपको पे करना पड़ेगा बैंक को अपना पैसा रखने के लिए, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। फिर आपका हेलीकॉप्टर मनी, तो ये तो मतलब होता है एकदम फ्री है पैसा बांट देना, कि बहुत ही अनकन्वेंशनल होता है, बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं कि बहुत ही लार्ज अमाउंट को प्रिंट करो और इकोनॉमी में सीधे बांट दो। क्लियर? क्यों करते हैं? स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमी को रिसेशन के टाइम पर। तो सेंट्रल बैंक होता है वो बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है। और बांटने कैसे हैं हम, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होते हैं, आपके पॉपुलेशन को कैश बांटते हैं, जैसे स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा बांट दी, जो वीकर ग्रुप्स हैं उनको पैसे बांट दिए। तो ये एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं, इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। वेज क्या होते हैं, सब्सिडीज बांटना, कैश ट्रांसफ़र करना, स्कॉलरशिप देना, कैश इंसेंटिवाइज करना, जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा बोनस देना, इंटरेस्ट फ्री लोन देना। ओके, तो ये टर्म आया था आपका, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था, आपके कोई पूछता नहीं है वैसे। तो मतलब हेलीकॉप्टर मनी मतलब हेलीकॉप्टर तो ऐसे ही आपने मतलब यूज़ कर लिया मजाक मजाक में कि हेलीकॉप्टर से आप इकोनॉमी में पैसे बरसा रहे हो, बट इसका मीनिंग वही होता है कि आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में लोन्स बांट रहे हो, पैसा बांट रहे हो, क्योंकि आपको अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी है ड्यूरिंग द रिसेशन। ये अच्छा होता है क्या कि गवर्नमेंट आपको पैसे बरसा दे हेलीकॉप्टर से, बहुत ज़्यादा पैसे इकोनॉमी में बांट दे? नहीं, क्योंकि फिर क्या आएगा, आपका इन्फ्लेशन आएगा, आपकी पूरी मनी की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, तो और प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे। मार्केट स्टिमुलेशन स्कीम, तो कोई इसका ऑरिजिन कैसे हुआ था आपका, ये कि 2002 के आसपास क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी में बूम आना स्टार्ट हुआ। एकदम से हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी की एंट्री स्टार्ट हुई कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा FDI आ रहा है, FII आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी। तो क्या हुआ फिर आपका कि रुपये की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो अब अगर रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ रुपये आएगा, डॉलर नहीं आएगा, तो ये क्या है, एक्सपोर्टर्स के लिए बैड है कि पहले जहाँ पे उनको $1 के बदले 70 रुपये मिलता था, तो बट अब रुपये की वैल्यू बढ़ गई, तो इनको क्या होगा कि अब डॉलर के बदले सिर्फ 65 मिलेंगे, तो दे वर गोइंग इन लॉस। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो रुपये की वैल्यू है वो बैलेंस होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया, आरबीआई ने इंटरफेयर किया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, डॉलर्स परचेज कर लिए और रुपए बहुत सारे छोड़ दिए। ओके, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई कि जब बहुत सारे रुपया आपका मार्केट में आ गया तो उससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो गया। क्लियर? पहले मार्केट में बहुत सारे डॉलर्स आ गए तो रुपये की वैल्यू आपकी बढ़ने लगी, तो डॉलर आरबीआई ने खरीद लिए और मार्केट में रुपये छोड़ दिए बहुत सारे। तो अब क्या हो गया, रुपये ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। क्लियर? तो ये हो गया। तो एक प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपने दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। तो अब रुपये की वैल्यू आपको संभालने के लिए, रुपये का अमाउंट संभालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या, आरबीआई ने क्या किया कि बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट में बेचे और रुपया को फिर वापस ले लिया। क्लियर? तो ये जो आपकी पूरी हरकत हुई थी कि पहले आपने डॉलर खरीदे, डॉलर के बदले आपने इकोनॉमी में रुपया छोड़ दिया, फिर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेकर आ गए, आपने रुपया खरीद लिया और इकोनॉमी में
बॉन्ड्स छोड़ दिए। तो इस पूरी हरकत को आप क्या बोलते हो? स्टेरिलाइजेशन। क्लियर? कि द मनी रिटर्न टू आरबीआई, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सरप्लस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई टेकिंग अवे एक्सेस मनी सप्लाई क्रिएटेड ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन। तो जो आरबीआई ने डॉलर खरीद लिए थे बहुत सारे, तो उससे रुपये आ गया था, तो उस रुपये को वापस खरीद लिया गवर्नमेंट बॉन्ड देके। तो ये जो पूरा एक्सरसाइज हुआ, इसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। इकोनॉमी को स्टेरिलाइज कर दिया। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कई बार यूपीएससी में। तो ये स्कीम क्या थी आपकी? उसी टाइम पे आपकी स्कीम आई थी, मार्केट स्टेरिलाइजेशन स्कीम आई थी। तो उसमें क्या है आपका कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू किए, उन बॉन्ड्स का नाम ही रख दिया एमएसएस बॉन्ड, मार्केट स्टेरिलाइजेशन बॉन्ड्स। तो इन बॉन्ड्स को इशू किया। ओके, तो नॉर्मली हो क्या होता है आपका कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, बिल्स होते हैं, जो आरबीआई क्या करती है? जनता को देती है, बैंक्स को देती है। ओके, और उसके बदले पैसे ले लेती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो बॉन्ड्स छाप के, एमएसबी बॉन्ड छाप के, मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही थी आपके, आरबीआई को दे दिए। आरबीआई ने इनको बैंक्स को दे दिया, बैंक्स ने पैसा दे दिया, पैसा आरबीआई ने जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में रख दिया, मतलब गवर्नमेंट को दे दिया। क्लियर? तो आरबीआई ने गवर्नमेंट के लिए पैसा रेज कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या करेगी? लेकिन इस पैसे को यूज नहीं कर सकती, इसको एक सेपरेट अकाउंट बनाकर इस पैसे को रखना पड़ेगा। ओके, और इंटरेस्ट भी मिलता है एमएसबी सिक्योरिटीज के ऊपर। तो टाइम टू टाइम क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है? एमएसबी करती रहती है, आरबीआई आपका एमएसबी करता रहता है। और जैसे आपका डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर आपका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे आ गए थे आपकी इकोनॉमी में, बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा कैश आ गया था, तो उस टाइम पे फिर से इस स्कीम को यूज़ किया था और जो एक्सेस मनी आ गई थी इकोनॉमी में उसको विड्रॉ कर लिया था। क्लियर? तो अभी तो ये टॉपिक उतना न्यूज़ में नहीं है, चांसेस कम है पूछने के, बट इसका आपको थीम है वो याद रखना है कि जो मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा आ गया है उसको मतलब निकालना, विड्रॉ करना, विड्रॉइंग दी एक्सेस लिक्विडिटी, और इसके लिए अलग से आप स्पेशल बॉन्ड इशू करते हो, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। क्लियर? ये आपका है। ओके, और ये आपके बॉन्ड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो आरबीआई जाके बेचती है। ओके, और जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट रखती है। ओके, और इंटरेस्ट कौन पे करता है? आपका गवर्नमेंट पे करती है एमएसबी बॉन्ड्स के ऊपर। गवर्नमेंट को पास पैसा आता है, गवर्नमेंट ही इंटरेस्ट पे करती है। ये रहता है आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। और सबसे पहले हमने कहाँ स्टार्ट किया था इसको यूज़ करना? 2002 के बाद, जब बहुत ज़्यादा डॉलर के कारण मार्केट में रुपये आ गया था, उस टाइम पे हमने ये हरकत की थी और इसको हमने उस टाइम पे नाम भी दिया था स्टेरिलाइजेशन। सिर्फ टर्म्स याद रख लो, इकोनॉमिक्स में बहुत सारा कुछ आपका टर्म्स ही होते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम, तो इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं उनके पास जितना भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो वो जाके आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो वैसे भी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जो आरबीआई है और आपका जो बैंक्स हैं उनके बीच एक्सचेंज चलता रहता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर आओ, पैसा लेकर जाओ। ओके, या फिर पैसा लेकर आओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर जाओ। क्लियर? तो पैसे के बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये इनका नॉर्मल धंधा पानी चलता है इस तरीके से। क्लियर समझ में आ गया आपको कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कैश का ये लोग एक्सचेंज करते रहते हैं अपने अपने हिसाब से। बट अगर बैंक्स के पास बहुत सारा कैश आ गया, जो आपका हुआ था 2016 में आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, कि बैंक्स के पास बहुत सारा कैश आ गया, तो अब ये नॉर्मली फंडा क्या होना चाहिए कि ये कैश लेकर आओ और आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेकर जाओ। पर इतना सारा कैश है कि आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही कम पड़ जाएंगी, बोलेगा है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से प्रोवाइड करूँ। तो फिर आपके बोले कि एक काम करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की नीड को हटाओ, सीधे कैश रख के जाओ अपना, ये आपका ठीक है। तो कोलेटरल फ्री लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन है आपका, कि बैंक्स हैं वो उनके पास जो एक्स्ट्रा कैश है वो जमा कर देंगे आरबीआई के पास, और उन्हें कोई मतलब आरबीआई को कुछ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। ओके, ये हमने कब यूज़ किया था? 2016 में, जब बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था। एक है आपका एकोमोडेटिव स्टैंस। तो इसमें क्या होता है कि जो
आपका आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी वाली यूज़ करता है इकोनॉमिक ग्रोथ करवाने के लिए। मनी सप्लाई को मतलब इंक्रीज़ करते हैं, डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं। क्वेश्चन बनता है इस पर कि एक्मोटिव टेंस में क्या होता है आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मनी सप्लाई को हम इकोनॉमी में इंक्रीज़ करवाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब बताया आपको कि वो पॉलिसी से आरबीआई क्या करता है आपका इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, क्लियर, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो इसका काम ये आरबीआई अकेले नहीं करता है, इसको करने के लिए पूरी एक कमेटी बनती है इसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो आपकी कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 के अंडर आई थी। इसका काम क्या होता है कि जो आपकी बेंचमार्क रेट्स हैं, आपकी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इनको फिक्स करना, क्लियर, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना। इनकी जो मीटिंग है वो साल में 4 बार होती है, एवरी क्वार्टर, और ये लोग अपने डिसीजंस को पब्लिश करते हैं। और जब भी इनके डिसीजंस आते हैं तो स्टॉक मार्केट या तो ऊपर जाता है बहुत या बहुत नीचे जाता है, क्योंकि इनके डिसीजंस पूरी मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी के। ओके, तो एमपीसी है जो आपकी 6 मेंबर बॉडी है, 3 लोग आते हैं आरबीआई से, 3 आते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। चेयरपर्सन इसका होता है आरबीआई गवर्नर, और मिनिमम 4 लोग चाहिए होते हैं मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। डिसीजंस मेजोरिटी से होते हैं, बट अगर टाई हो जाता है कि बराबर बराबर हो गया तो फिर गवर्नर के पास आपका कास्टिंग वोट होता है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए कि गवर्नमेंट फोकट में इंटरफेरेंस ना करे, गवर्नमेंट के मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में आएंगे, है ना, कोई फ़ोन पे ऑर्डर नहीं आएगा। तो इनका क्या होता है कि एवरी 6 मंथ ये लोग मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट निकालते हैं। और ये क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट इज इशूड बाय, तो आपका आता है आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ना। अभी आपका इसका है देखो कमेटी में आरबीआई में कौन होता है आपका 3 मेंबर आते हैं आरबीआई से आपके, आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर एंड 1 नॉमिनेटेड पर्सन। जो गवर्नर रहेगा इसका वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है इसका पूरी कमेटी का, और इनका टेन्योर जो होता है वो इनकी ऑफिस जॉब के साथ रहता है कि जब भी ये गवर्नर पोस्ट से हट जाएंगे तो इस कमेटी से भी हट जाएंगे, क्लियर। अब आरबीआई गवर्नर डिप्टी गवर्नर को सिलेक्ट कौन करता है आपका, एक कमेटी बनती है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, इसका हेड होता है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। इस पर भी क्वेश्चन बनता है आपका कि इस कमेटी का हेड कौन होता है, इस कमेटी का काम क्या होता है। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी है ना, सर्च कमेटी है अपॉइंटमेंट्स के लिए, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ये आपको याद रखना है, कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड होता है। गवर्नमेंट साइड से 3 लोग आएंगे और 4 साल के लिए आएंगे, कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, और इनको भी आपका सिलेक्ट करता है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है, बट ये कमेटी आपकी इंपॉर्टेंट है, FSRASC। तो ये हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना, है ना, और जो कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट कि बैंक्स के पास कितना पैसा रहे कितना नहीं रहे उसको कंट्रोल तरीके से एक्सपेंशन करना। सीजनल रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करना कि जैसे जब फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादा डिमांड होती है, दिवाली के टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर खरीदते हैं लोन पे, तो ऐसे क्या होता है कि मनी सप्लाई के भी सीजन्स आते हैं, इस टाइम पे कम नीड पड़ेगी मनी की, इस टाइम ज़्यादा पड़ेगी कम पड़ेगी, तो उसके हिसाब से उसको मेंटेन करके रखना, क्लियर। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करवा के रखना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवा के रखना। डिज़ायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कि जो इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स हैं, जैसे आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स हो गए आपका, जैसे एग्री है, लाइव स्टॉक है आपका, और रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इन सबको क्या है कि अच्छे से पैसा मिले, स्मॉल बोरोवर्स को पैसा मिले, तो क्रेडिट सबको मिले, जो लोन बढ़ता है बैंक से वो सारे सेक्टर्स को, सारे लोगों को इक्विटी के हिसाब से बढ़े अपना, ठीक है। तो सारे सेक्टर्स को अच्छा पैसा मिले, सारे सोशल एंड इकोनॉमिक क्लासेस को कि वोमेन है, SC ST है, ट्रांसजेंडर है, सबको पैसा मिले। इकोनॉमिक एफिशिएंसी लेके आना, ओके, और स्ट्रक्चरल चेंजेस करने से आपका इंटरेस्ट रेट्स को अच्छा करना, डीरेगुलेट करना, और जो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हटाना, अच्छा से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना, रिजिडिटी ख़त्म करना, और मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। इसकी लिमिटेशंस कुछ है आपकी, जो फर्स्ट लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है आपका कि कंफ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि एक तो इसका काम होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराओ,
ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो फिर आपका इन्फ्लेशन आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए पड़ती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। बट इससे क्या आएगा, आपका इन्फ्लेशन आएगा, तो उसको चाहिए पड़ती है आपको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये आप समझना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए आपको, तो उसके लिए चाहिए आपको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटो, मनी सप्लाई को इंक्रीज कराओ। दूसरा काम होता है इसका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इसके लिए चाहिए होती है आपको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कि कम लोन बांटो, कम मनी सप्लाई प्रोवाइड कराओ। तो एक तरफ एक्सपेंशनरी करना है, एक तरफ कॉन्ट्रैक्शनरी करना है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा कन्फ्लिक्टिंग है कि इंक्रीज करें मनी सप्लाई की डिक्रीज करें, ओके है। फिर अंडर डेवलप्ड इंडियन मनी मार्केट है कि जो हमारा मनी मार्केट है, क्योंकि जैसे आपका इसमें ट्रेजरी बिल्स आते हैं और सिक्योरिटीज आते हैं, बहुत कुछ होता है, आपका एक फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में आएगा, तो वो बहुत डेवलप नहीं है। पुअर मॉनेटरी ट्रांसमिशन है कि जो आरबीआई होता है वो तो रेट कट कर देता है, रेपो रेट कट कर दिया, रिवर्स रेपो रेट कट कर दिया, पर जो बैंक्स होते हैं वो उसको पब्लिक तक पास नहीं करते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास एनपीए ज़्यादा है, बैड लोन्स हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा हमारा, जनता को प्रॉफिट वो पास नहीं करते हैं। फिर गवर्नमेंट साइड के भी इशूज़ हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल रिप्रेशन है ना, फिस्कल स्लीपेज, फिस्कल डेफिसिट, सब्सिडी लीकेज वगैरह होते हैं, पॉपुलिस्ट लोन वेवर्स होते हैं, मतलब कि फोकट के लोन माफ़ी हो जाती है, सब्सिडी जनता तक प्रॉपर नहीं पहुंचती है, लीकेज ज़्यादा होते हैं। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि जो आपका घाटा होता है ज़्यादा होता है। फिस्कल लीकेज मतलब कि जो उनके टारगेट्स होते हैं कि फिस्कल डेफिसिट 3% रखना है, रेवेन्यू डेफिसिट 0 करना है, इन टारगेट्स को ये लोग मतलब मीट नहीं कर पाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं इनमें, और डेट वगैरह कम रखना है, यहाँ डिफ़ॉल्ट करते हैं। फिस्कल रिप्रेशन मतलब कि जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं होती हैं, टैक्स वाली, नॉन टैक्स वाली, तो क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो फिस्कली रिप्रेस्ड रहती है, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन के बर्डन से झुकी रहती है, मतलब कि जब टैक्सेशन बहुत हाई होता है तो योर इकोनॉमी इज फिस्कली रिप्रेस्ड। स्ट्रक्चरल इशूज़ है हमारी इकोनॉमी में, इलेक्ट्रिसिटी, रोड इंफ्रा नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, लेबर रिफॉर्म नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है हमारी, बहुत सारे इनफॉर्मल मनी लैंडर्स हैं, उससे क्या होता है कि बैंकिंग प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, बैंकिंग सेक्टर का पूरा पेनिट्रेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। फाइनेंशियल मतलब होता है आपका कि लोन देने में, इंश्योरेंस देने में, इन्वेस्टमेंट देने में, ये पब्लिक को क्या होता है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा पहुंच नहीं है, ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, ओके। तो ये था आपका। अभी क्वेश्चन आया था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो डिसाइड आप बेंचमार्क रेट सही है आपका, काम ही इसका एक ही होता है कि डिसाइड करो। तो 12 मेंबर बॉडी है, गवर्नर ऑफ आरबीआई रिकॉन्स्टिट्यूट एवरी ईयर, नहीं है 12 मेंबर बॉडी नहीं आपकी, क्या है ये आपकी 6 मेंबर बॉडी है, 3 फ्रॉम आरबीआई साइड, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, क्लियर। तो सेकंड आपका रॉन्ग है। और चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर गलत है आपका, चेयरमैन कौन होता है इसका, आरबीआई गवर्नर, क्लियर। तो ओनली 1। फिर है आपका डीमोनेटाइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस। तो डीमोनेटाइजेशन क्या है कि आपका देखो मेनली मेंस का टॉपिक है, तो इसको हम बहुत स्पीड में और बहुत शॉर्टली कवर करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि किसी मनी का, किसी करेंसी, पेपर, कॉइन का लीगल स्टेटस रिमूव कर देना, कि आज से ये लीगल नहीं है, रखोगे उसे पेपर मांगा जाएगा, कुछ नहीं होगा इसकी वैल्यू। तो करेंसी यूनिट का हटा देना किसी का, क्लियर। तो क्यों करते हैं कि करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, इन्फ्लेशन फाइट करने के लिए, या फिर कुछ मार्केट में ट्रेड अच्छा करना हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी को पुश करना हो, ब्लैक मार्केट ख़त्म करना हो, ब्लैक मनी ख़त्म करना हो। तो पहले कब हुआ आपका, 1946 में हुआ था कि उस टाइम पे किया था, ठीक है। फिर 1978 में भी किया था, कोई पूछता नहीं है, इस इन्फॉर्मेशन के बता रही हूँ आपका। 16 में आप लोगों ने देखा ही होगा, फेस मतलब फील भी किया होगा, फेस भी किया होगा। तो जो 500 और 1000 के नोट थे पुरानी सीरीज वाले, उनको हमने ख़त्म कर दिया था और नए नोट लेकर आए थे 500 और 2000 के। तो अभी रिसेंटली 2000 वाले नोट भी क्या किए आपने, डीमोनेटाइज कर दिए, उनको भी आपने ख़त्म कर दिया, ओके। तो क्यों किया था कि शैडो इकोनॉमी ख़त्म करनी है, मतलब ब्लैक इकोनॉमी ख़त्म करनी है, और कैशलेस इंक्रीज करना है, काउंटरफीट कैश को ख़त्म करना है, टेररिज्म ख़त्म करना है। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया था आपका कि इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ गया था, ओके। और ब्लैक मनी काफ़ी कुछ कंट्रोल में आई थी आपकी, बहुत सारी शेल कंपनीज थी वो मतलब पकड़ में आई थी, ओके। एंड टेररिज्म कम हुआ था, नक्सलिज्म कम हुआ था, ट्रैफिकिंग कम हुई थी। तो मतलब क्या है कि इन सब पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा था आपका। सेक्स ट्रैफिकिंग कम हुई थी आपकी, और फेक करेंसी में बहुत कंट्रोल हुआ था कि उसके बाद आपकी फेक करेंसी बहुत कम मिली है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत इंप्रूव हुए थे, मतलब पूरा आपका हो गया था, यूपीआई रिवॉल्यूशन आ गया था पूरे इंडिया में कि सब लोग अब क्या करते हैं,
यूपीआई यूज़ करते हैं। बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी काफ़ी आए थे कि प्लानिंग बहुत ही पुअर थी, तो मतलब जनता बहुत अफेक्ट हुई थी, जॉब्स पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है, और लोगों के पास पे करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। जो पुअर सेक्शन था, जो मतलब कैश पे डिपेंड था बहुत ज़्यादा, वो बहुत अफेक्ट हुआ था। सेविंग्स पे कि जो हाउस होल्ड है ना, मतलब उनके पास ज़्यादा सेविंग कैश में होती है, देखा होगा ना, अपनी मम्मी लोग गुल्लक गुल्लक में रखते हैं पैसे, बच्चे लोग गुल्लक में रखते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत आई थी। ठीक है, फिर आपका कि इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट को काफ़ी इसकी कॉस्ट पड़ी थी पूरे नोट्स वापस लेने की, नए नोट इशू करने की। जीडीपी हमारी इफेक्ट हुई थी काफ़ी, थोड़ा सा मतलब 1.5% से डाउन चली गई थी। तो करप्शन उतना नहीं सप्रेस हुआ, कैश टू जीडीपी रेशो था जो मतलब पहले जो लेवल था उतना वापस पहुंच गया आपका इकोनॉमी में। ओके, और फिर क्या है कि एग्रीकल्चर में था कि थोड़ा स्ट्रेस आया, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो आपका काफ़ी कैश पे हैवीली डिपेंडेंट रहता है, और बैंक्स को क्या था, काफ़ी अफेक्ट हुए क्योंकि उन पर ज़्यादा बर्डन बढ़ गया और उनके एनपीएस वगैरह भी काफ़ी खराब हो गए थे। तो इतना था। बट ओवरऑल डिमोनेटाइजेशन ना उस टाइम पे काफ़ी हॉट टॉपिक था। अभी उतना क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा आपको बताने के लिए मैंने इंक्लूड कर दिया, नोट्स में रहेगा, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। मेनली आपका मेंस का टॉपिक था। ओके, प्लीज़ बस थोड़ा सा आपको इसकी थीम पता हो कि क्या होता है, कैसा होता है, उतना सफिशिएंट है।